विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज और लखनऊ की ओर से विमलेश गुप्ता आप सभी का आज पुनः इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपने पुराने वीडियोज में देखा कि वैद्युत विभव धारिता के जो टॉपिक्स थे वो आपको बताए गए थे, और आज हम लोग इस वीडियो में विशेष रूप से वैद्युत धारिता के जो बाद के शेष टॉपिक बचते हैं उन पे फोकस करने वाले हैं। मसलन श्रेणी समांतर क्रम का संयोजन, उसके अलावा किसी भी संधारित्र में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना, गोलीय संधारित्र के विषय में जानेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले एक बार पुनः सिलेबस हम लोग चेक कर लेते हैं जैसा कि हमेशा देखते आए हैं। लेट अस बिगिन द सिलेबस। तो फिर से गौर करेंगे विद्यार्थी, आपका देखिए सिलेबस इसमें शो किया गया है, यू कैन सी है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। और इसमें आपने चालू किया था स्थिर वैद्युत की, जो कि आपको कम से कम 8 नंबर का फ़ायदा कराएगा, ठीक है। और उसके अलावा ध्यान देंगे नीचे जो टॉपिक हम लोग चल रहे थे इस समय, तो इस समय हम लोग स्थिर वैद्युत की खंड हम लोग का चालू हो चुका था, और इस खंड में हम लोग विशेष रूप से जो आपका ये खंड चल रहा है इसमें हम लोग ये टॉपिक हो चुके हैं विद्यार्थियों, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके ये सारे टॉपिक जो है हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ यहाँ से लेना है, जैसे ये आपका श्रेणी समांतर संयोजन हो जाएगा। उसके अलावा ये परावैद्युत के बारे में थोड़ा और जानेंगे, और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला भी हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों, और पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि ये जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का है, गोलीय संधारित्र, और इसके विषय में हम लोग जानेंगे और इसका जो निगमन है वो हम लोग सीखेंगे आज। तो ध्यान दें, आप लोग को पिछले वीडियो में संधारित्र के विषय में जो मूलभूत जानकारियाँ थी वो बताई गई थी कि किसी भी चालक के आकार को बिना बदले, किसी भी चालक के आकार को बिना बदले यदि हम उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश का संचय कर पाते हैं तो उसको हम लोग जो है संधारित्र कहते हैं, ठीक है। एक बेसिक फार्मूला बना था C=Q/V, ओके, और इसका इस्तेमाल करके जो हम लोग C का मान निकाल सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला काम होता है कि आपको उस चालक की विभव या पोटेंशियल निकालना होगा। पोटेंशियल निकालने के पश्चात आप C का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे फोकस करते हैं और डायग्राम के बाद हम लोग थ्योरी पे आ जाएंगे। तो ध्यान दें कि इसमें दो देखिए गोली कोश दिखाए गए हैं। एक गोली कोश इस फॉर्म में बना है अंदर की ओर, ये आपका गोली कोश ए हो जाएगा। एक गोली कोश आपका ये बाहर देखिए बना हुआ है बी के फॉर्म में, ओके, ये आपका गोली कोश बी हो जाएगा। हमने अंदर जो है एक ए पर धन आवेश प्रदान किया है, गोले ए को जो है प्लस आवेश इस प्रकार से किया हुआ है, तो यह धन आवेश जो है पूरे गोले पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसकी वजह से गोले बी पर अंदर की ओर आप देख सकते हैं, गोले बी पर अंदर की ओर ये देखिए निगेटिव चार्ज बन गया है, ओके। और बाहर की ओर जो बनेगा प्लस चार्ज इस टाइप का, ये धनावेश कहाँ जाएगा। और चूँकि आप ध्यान देते हैं कि ये जो आपका गोला बी है, ये गोला बी जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अर्थिंग से, दिस इज द ग्राउंडेड, ये आपका ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो धनावेश होगा ये कुल मिला के आपके पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है विद्यार्थियों की दोनों ही गोलों पर एक समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले ए पर जो है वो धन आवेश और गोले बी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो गोला ए है और बी है आपस में कांटेक्ट में ना आने पाए हैं, और
मेन चीज़ यहाँ पे ये कि दोनों गोलों के बीच में जो ये स्पेस आप देख सकते हैं, इतना ए और बी के बीच में ये पूरा स्पेस आएगा कंप्लीट, एक्चुअली ये जो है कोई परावर्तित माध्यम से भरा हुआ है। ठीक है, इस ये जो स्पेस आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा जो है किसी परावर्तित माध्यम से भरा हुआ है, और परावर्तित माध्यम का जो परावर्तितांक है वो के हमने मान लिया है। परावर्तित माध्यम में तमाम ऑप्शन आपको बताए गए हैं, चाहे कागज़ हो, कपड़ा हो, अभ्रक, कांच, मोम, रुई, प्लास्टिक, लकड़ी, एबोनाइट, तमाम चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा विद्यार्थियों आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम बनाया गया है ताकि आवेश आप गोले ए को दे सकें। तो ये जो है यहाँ से हमने प्लस क्यू आवेश इसको दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सिस्टम आप देख सकते हैं नीचे जो बना हुआ है, ये एक लकड़ी या कोई कुचालक पदार्थ हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे ताकि निश्चित रूप से गोला ए और गोला बी इन दोनों का कोई तालमेल ना बनने पाए, ए और बी जो है किसी प्रकार से कांटेक्ट में ना आने पाए। इस कोशिश के लिए जो है ये सिस्टम जो आप देख सकते हैं ये बनाया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के गोला ए और गोला बी गोली कोश के रूप में दिखाए गए हैं। इसका सेंटर देखिए ओ दिखाया गया है, सेंटर ओ दिखाया गया है, और दो त्रिज्याएं देखिए विद्यार्थियों आपको दिखाई पड़ेंगी इसमें। ठीक है ना, दो त्रिज्याएं बनाई गई हैं, एक त्रिज्या स्मॉल आर है, एक त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये जो सेंटर ओ है यहाँ से ये जो दूरी है ये स्मॉल आर कहलाएगा, और इसके अलावा ये जो डिस्टेंस होगा ओ से बाहर तक वाला ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, और निश्चित रूप से डायग्राम से भी क्लियर है कि जो कैपिटल आर का मान इस ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, स्मॉल आर से। ओके, तो ये तो डायग्राम हो गया विद्यार्थियों, और आप इसकी थ्योरी चेक कर लें कि इसमें है क्या। एक बार फिर से मैं थ्योरी रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको भी बताया कि इसमें आपने देखा कि जो है दो गोली कोश दिखाए गए हैं जो कि संकेंद्री हैं, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। खोखले भी होंगे, ए और बी के फॉर्म में लिया हुआ है। त्रिज्याएं देखिए आर और कैपिटल आर दिखाया गया है, कैपिटल आर जो है निश्चित रूप से बड़ा होगा, वो भी यहाँ शो किया गया है। और दोनों गोले आपस में कहीं भी टच में नहीं आएंगे, उनके बीच का जो माध्यम है उसका परावर्तांक क्या माना गया है। गोले ए को जो है प्लस की आवेश दिखाया गया है, तो और बी को चूँकि जोड़ा गया ज़मीन से, बी को जो है जोड़ा गया है किससे, ज़मीन से, अर्थिंग से। तो इस प्रकार से गोले बी पर जो है अंदर की ओर माइनस क्यू उत्पन्न होगा, और बाहर की ओर जो धन आवेश उत्पन्न होगा प्लस चार्ज, वो पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये पूर्णतः जो है निरावेशित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी ये तो डायग्राम हो गया, इसकी थ्योरी हो गई। अब आप चेक कर लें, डायग्राम को बार बार देखते रहें, और डायग्राम का इसमें मेन रोल है। तो डायग्राम को हम लोग चालू करते हैं और देखते हैं कि पहले जो गोला ए आपको बताया गया था, ये वाला अंदर वाला गोले ए पर जो धन आवेश आपने चूँकि प्लस क्यू दिया हुआ है, इसकी वजह से जो है विभव कितना बनेगा वो हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है B = आप जानते हैं B = दिस इज 1/4 πε0 K × R, Q/R, Q ऊपर और R नीचे, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो इसको मैं B1 या BA' मैंने मान लिया है। ठीक है ना, ये गोले ए पर प्लस क्यू आवेश की वजह से बनने वाला विभव BA' हो जाएगा। ठीक है, अब आप गोले बी पे आ जाएंगे। अब गोला बी देखिए जो आपको यहाँ दिखाया गया है गोला बी है, आप इसको देख सकते हैं। गोला बी इस प्रकार से बाहर की ओर जो गोला बना है ये आपका गोला बी हो जाएगा। इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर के फॉर्म में दिखाई गई है। ठीक है, अब आप ध्यान दें गोले बी पर जो विभव उत्पन्न होने वाला है वो कितना बनेगा, और फिर आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों गोले बी पर चूँकि -q का प्रभाव बना हुआ है, तो -q आवेश की वजह से बनने वाला जो b बनेगा वो इतना बनेगा, VB = नेगेटिव में 1/4 πε0 K Q/R, कैपिटल आर ले लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि आवेश का मान नेगेटिव में था। चूँकि विभव एक अदिश राशि है तो यहाँ पे आपको आवेश का जो चिन्ह होगा प्लस है कि माइनस है उसको भी दर्शाना होगा। ठीक, अब ध्यान दें कि
गोली चालक ए जो है वो चूँकि अंदर है, ओके, गोली चालक ए जो है वो बी के अंदर स्थित है, अतः चालक बी के कारण ए पर विभव कितना बनेगा वो आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका बी बी और बी ए डबल डैश जो बना है दोनों सेम हो जाएगा। नेगेटिव में 1/4 के क्यू अपॉन आर वोल्ट, ये आपका कुल मिला के वी बी हो जाएगा। ओके, अब आप अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज में देखिए दिखाया गया है कि अगर आपको निकालना है परिणामी वैद्युत विभव ए पर, ठीक है, अगर आपको ज्ञात करना है परिणामी विभव, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे निकाला गया है गोली चालक ए पर परिणामी वैद्युत विभव। तो इसके लिए आपको वी ए निकालना पड़ेगा, वो वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश, पीछे आपको बताया गया था वी ए डबल डैश क्या है। तो इस प्रकार से जो मान निकलता है वी ए डैश वी ए का, वो पहले तो ये लिखना है, ये आपका वी ए हो जाएगा डैश में, और फिर आपको ये दिखा देना है ये आपका वी ए डबल डैश है। बीच में चिन्ह नेगेटिव का लगा हुआ है विद्यार्थियों, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि इसके पश्चात जो वी ए चूँकि निकल रहा है ये, तो क्यू अपॉन 4πε0 के, आप देख सकते हैं क्यू दोनों में है, 1/4πε0 के दोनों में दिखाई पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद 1/r माइनस 1/R, ये आपका शेष बचेगा। तो ये आपका वी ए या विभव बन जाएगा परिणामी जो कि चालक ए पर बनने वाला है। एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम के बाद R माइनस स्मॉल r वोल्ट बन जाएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि गोली चालक जो बी था वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और ज़मीन से जुड़ने का मतलब है कि निश्चित रूप से जो इसका विभव होगा वो शून्य होगा। चालक भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसका विभव कितना हो जाएगा, शून्य। अब हम लोग ए और बी के बीच का जो है वैद्युत विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर कैसे निकालना है वो निकाला गया इस प्रकार से, वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे जब आप वी ए और वी बी का मान निगेटिव में रख करके यहाँ दिखाते हैं तो ये एक फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, ये कुल वी का मान हो जाएगा, ए और बी के बीच का कुल विभव। ओके, अब आपको चूँकि निकालना है गोली संधारित्र की धारिता, गोली संधारित्र की धारिता में निकालनी है, सी निकालना है। तो इसके लिए सी का जो बेसिक फार्मूला है उसको आपको लेके चलना है विद्यार्थियों। सी का जो बेसिक फार्मूला आपको बताया गया है पहले के टॉपिक्स में, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, कितना आवेश आपने दिया है, कितना विभव उत्पन्न हुआ, इसका जो अनुपात होगा वो सी या धारिता हो जाती है। अब आपको यहाँ पे मान पुट कर देना है, ठीक है ना। मान पुट करने के बाद वी का मान नीचे आएगा, आप देख पाते हैं पूरा पूरा वी का मान, ओके। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये जो मान नीचे का है ये चला जाएगा ऊपर की ओर इतना, ओके। तो आप देखते हैं सी इक्वल टू 4πε0 के, और चूँकि ये आर स्मॉल आर ऊपर जाएगा और ये स्मॉल आर और कैपिटल आर वाला मान नीचे आएगा, तो ये सी का मान हो गया है। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की जो सी का मान निकल रहा है वो वास्तव में कुछ इस प्रकार से निकलता है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाया गया है उसको आप चेक कर लें। सी इक्वल टू 4πε0 के कैपिटल आर स्मॉल आर और अपॉन में है आर माइनस आर, इतना फैरेड, क्योंकि धारिता का मात्रक फैरेड होता है। अब आप ये मान लें विद्यार्थियों कि दोनों गोली चालकों के बीच का जो माध्यम है वो वायु अथवा निर्वात का है, और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर जो माध्यम वायु अथवा निर्वात का है तो निश्चित रूप से जो के का मान होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो के का मान अगर आप 1 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब के का मान 1 हो जाएगा तो सी का फॉर्मूला, सी का जो सूत्र है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो सी का सूत्र निकलता है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर पर निर्भर करता है। तो जाहिर बात है विद्यार्थियों की अगर गोली कोष जो आपने दो बनाए थे ए और बी के फॉर्म में,
ये ए था, ये बी था, और ए की त्रिज्या ये आपको कैपिटल आर माने थे, और ये जो अंदर वाला था ये स्मॉल आर था। और कैपिटल आर का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही बड़ा होगा सी के वैल्यू। मतलब धारिता के मान को अगर बढ़ाना है तो निश्चित रूप से आपको एक बड़े गोली कोश को लेके चलना होगा। गोली कोश जितना बड़ा होगा और साथ में जो ये जो डिफरेंस है विद्यार्थी, ये जो अंतर आप देख सकते हैं, ये अंतर जितना कम होगा सी का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये आपने प्रूफ देखा, और इसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। और अगला टॉपिक आपका इस प्रकार से है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए 3 कैपेसिटर्स की तुल्य धारिता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ओके, तो इसके लिए आप देखें पहले थ्योरी क्या कहती है। और थ्योरी के पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ विद्यार्थियों। पहले आप डायग्राम को भली भांति समझ लें, फिर आप थ्योरी पे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं फिर से। डायग्राम एक और देखिए बनाया गया है। इसमें आपका टॉपिक है कि श्रेणी क्रम में यदि आप दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स लेके चले हुए हैं और तीनों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसकी तुल्य धारिता का मान कितना होगा, ये आपको ज्ञात कर लेना है। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, 3 कैपेसिटर्स, पहले आप तीनों की देखिए, कैपेसिटर का मतलब 2 प्लेटों का निकाय। तो यहाँ पे सब में मैं पहले 2-2 प्लेटें दिखा देता हूँ। जैसे आप एक प्लेट ये देख सकते हैं, एक प्लेट, दूसरी प्लेट ये है पहले की, ये दूसरा देखिए कैपेसिटर की पहली प्लेट, और दूसरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, और फिर फाइनली तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। ओके, अब तीनों को हमें जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है इस प्रकार से। देखिए तीनों को, ये दोनों मैं कैसे जोड़ता हूँ बताता हूँ। उसके पहले आप पहले को बिंदु ए से जोड़ के दिखा दें। बिंदु ए पे देखिए हम लोग आ चुके हैं, और इसको हम लोग जो है बाहर से कोई धन आवेश प्लस क्यू देने वाले हैं। ओके, तो एक बार फिर से चेक करें विद्यार्थियों कि क्या चल रहा है ये। और डायग्राम को मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, और डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ। चलिए यहीं पे ठीक है ये। चलिए फिर से देखते हैं विद्यार्थियों को, आप पुनः जल्दी जल्दी आप देख पाते हैं कि 3 कैपेसिटर्स जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3, ये 3 संधारित्र की धारिताएं दी गई हैं। कैपेसिटर का मतलब 2 प्लेटें निश्चित रूप से चल रही हैं। तो देखिए पहले कैपेसिटर की ये है पहली प्लेट P1, ओके, दूसरे पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट P2 इस फॉर्म में हो गई, दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ओके, तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, इस प्रकार से शो किया गया है। और जोड़ने का तरीका क्या है देखें पहले यहाँ पे। जैसे आपने पहले C1 की पहली प्लेट को बिंदु ए से अटैच कर दिया है, और इसको जो है हम लोग धन आवेश प्लस क्यू यहाँ से प्रदान करने वाले हैं। ओके, अब क्या है प्रोसीजर कि C1 के दूसरी प्लेट को C2 के पहली प्लेट से जोड़ दिया, C2 की दूसरी प्लेट को C3 की पहली प्लेट से जोड़ दिया, C3 की दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है, और बिंदु B कहाँ गया है, ये गया है ज़मीन को, ग्राउंडेड अर्थिंग से जोड़ दिया गया है। ओके, तो विद्यार्थी ये आपका एक डायग्राम शो किया गया है, क्योंकि एक बार फिर से डायग्राम को और गौर करें कि धन आवेश देने पर निश्चित रूप से जो आपका C1 की पहली प्लेट होगी ये धनावेशित हो जाती है, प्लस क्यू बन जाएगा यहाँ पे, और C1 की दूसरी प्लेट जो है वो माइनस चार्ज माइनस क्यू बन जाएगा। फिर इसके बाहर की ओर धन आवेश बनेगा, वो धन आवेश C2 की पहली प्लेट मतलब यहाँ प्लस क्यू चला जाएगा, सामने पर फिर माइनस क्यू बन जाएगा, बाहर की ओर बनने वाला धन आवेश यहाँ जाएगा, और धन आवेश हो गया, सामने वैद्युत प्रेरण से ऋण आवेश बन गया, बाहर क्या बना धन आवेश, और ये जो धन आवेश बनेगा लास्ट में ये पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा
निरावेशित हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार से तीनों ही कैपेसिटर पर एक समान किंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये है। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी श्रेणी संयोजन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विभवांतर है वो तीनों ही कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में अलग अलग बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो कैपेसिटर है उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 से दिखाया गया है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 दिखाया गया है, और तीसरा जो कैपेसिटर उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 बनाया गया है। और फाइनली जो A और B के बीच का कुल विभव है उसको मैंने V मान लिया है। ओके, A और B के बीच का जो कुल विभव है वो हमने V मान लिया है। तो ये तो थ्योरी होगी विद्यार्थियों। ओके, ये आपका थ्योरी हो गया है। अब आप इसका लैंग्वेज एक बार फिर से चेक कर लें। इसमें देखिए सब बना हुआ है कि माना 3 कैपेसिटर्स जिनकी धारिताएँ C1, C2 और C3 दिखाई गई हैं। इस प्रकार से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ना मैंने आपको बता दिया। C1 की पहली प्लेट को Q दिया है, वैदिक प्रेरण से माइनस Q बनेगा। इस प्रकार से Q प्लस Q और माइनस Q से युक्त ये प्लेटें बनती जाएंगी। ठीक है, अब आप इसके अगले प्रश्न पे आ जाएं। विभवांतर मैंने आपको पीछे दिखा दिया है विद्यार्थियों, और विभवांतर चूँकि आपने देखा कि जो है V1, V2, V3 इस प्रकार से दिखाया गया है। तो पहले जो कैपेसिटर का सिरों के बीच का विभवांतर V1 निकाल लेना है, और ये जो V1 होगा वो कितना होना है वो भी आपको समझ लेना है। ठीक है, और तो विद्यार्थी ये आप समझ लें। डिस्टर्बेंस कुछ हो गया है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जो तीनों चूँकि कैपेसिटर्स हैं इनके बीच का जो विभवांतर है V1, V2, V3 दिखाया गया है। तो V1 निकाला गया है Q/C1 के फॉर्म में, V2 निकाला गया है Q/C2 के फॉर्म में, और V3 निकाला गया है Q/C3। क्योंकि Q बराबर CV होता है, ये एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, या C का जो मान होगा वो Q/V के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चूँकि इसके अलावा विद्यार्थियों मैंने ये माना है कि A और B के बीच का जो कुल विभव है, ओके, A और B के बीच का कुल विभव कितना माना है, V माना है। और V का जो मान होगा वो तीनों ही विभवांतर के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से V1, V2 और V3 का मान जब आप बैठा लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 ये बन जाएगा। और यदि हम ये मान लें कि A और B, बिंदु A और बिंदु B के बीच में एक ऐसा संधारित्र लगा दें कि जिसके सिरों पर आवेश Q देने पर वहाँ पे विभवांतर V उत्पन्न हो जाए, मतलब कुल विभवांतर V बन जाए। तो ध्यान दें कि अब आपको क्या करना है कि एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसका कुल विभव V हो। ओके, तो इसके हिसाब से V = Q/C बनेगा। आप देख सकते हैं V = Q/C। तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गया है। इसके ऊपर आपने जो दिखाया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया है। ओके, अब आप 1 और 2 का कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार से बननी है कि Q/C = Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ओके, Q कॉमन लेके Q दोनों पक्षों में कट जाएगा, और ये हम लोग का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है कि 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। विद्यार्थी ये वास्तव में आपका निष्कर्ष है, जो कि A और B के बीच यदि आप निकालते हैं कुल विभव B मानते हुए धारिता आपको निकालनी है, तो जो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब इसका कुछ निष्कर्ष हम लोग पढ़ लेते हैं
कि ये जो फार्मूला निकल पा रहा है जो आप यहाँ देख पाते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसका निष्कर्ष क्या बन सकता है। चूँकि विद्यार्थियों ये जो कॉम्बिनेशन था ये श्रेणी क्रम था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो कुल C होता है, जैसे C का मतलब है कि कुल धारिता A और B के बीच का, तो ये जो कुल धारिता है या तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम मतलब 1/c उन तीनों धारिताओं मतलब C1, C2 और C3 के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होगा। वो चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रही है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि जो तीनों धारिताओं का जो व्युत्क्रम है वो उनका योगफल वो कुल या तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होना चाहिए। अब आपको कुछ निष्कर्ष देखिए और बताए गए हैं, इसको भी आपको समझ लेना है। पहला निष्कर्ष ये कि एक चीज़ और समझ लें विद्यार्थियों की, जब आप श्रेणी क्रम में किसी संधारित्र को जोड़ते हैं तो जो सबसे कम कैपेसिटर वाला जो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होता है उससे भी कम मान यहाँ निकलता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी देखिए निष्कर्ष यहाँ बताए गए हैं। देखिए श्रेणी क्रम में अगर जोड़े गए हैं संधारित्र तो निष्कर्ष नंबर 1 देखिए बताया गया है। क्या निष्कर्ष है कि सभी संधारित्रों पे आवेश की मात्रा समान रहती है। उसके अलावा नंबर 2 देखिए, और नंबर 2 के पहले इसको और बड़ा कर लेते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ें, इसको देख लें। देखिए विद्यार्थी, पहला कॉम्बिनेशन जो आपको बताया गया है कि कहता है श्रेणी क्रम में अगर आपको कैपेसिटर्स जोड़ना है तो इसके लिए सभी कैपेसिटर्स पे आवेश की मात्रा Q की मात्रा सेम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो कुल विभव होगा वो अलग अलग संधारित्रों के प्लेटों के विभवांतर के योग के बराबर मतलब B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बताया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि यदि आपको तमाम दिए गए कैपेसिटर्स को यूज करना है और सबसे कम मान निकालना है कैपेसिटेंस का, तो निश्चित रूप से आप उनको जो है श्रेणी क्रम में ऐड करते जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट देखिए बनता है विद्यार्थियों, नंबर 3 जो है न्यूनतम जो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होगा उसके बीच का विभवांतर सबसे अधिक होता है, क्योंकि फॉर्मूला है C इक्वल टू Q/V। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर V का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो V इक्वल टू बन जाता है Q इंटू C। V इक्वल टू Q/C। ओके, तो Q/C इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर C का मान कम है तो V का मान जो है बढ़ जाएगा। तो ये तो श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। अब आप अगले टॉपिक पे आ जाएं। ये आपका समांतर संयोजन देखिए दिखाया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम चेक कर लेंगे और फिर मैं डायग्राम को फोकस कर लेता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू फोकस द डायग्राम। ये आपका समांतर संयोजन हो जाना है, इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखिए विद्यार्थी, ये जो डायग्राम बना है ये 3 कैपेसिटर्स को लेके चला हुआ है, तीनों को जोड़ा गया समांतर क्रम में। श्रेणी संयोजन आपने भी पीछे देखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ जो बनेगा ये समांतर या पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे समांतर संयोजन का जो डायग्राम है वो चेक करेंगे। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड अब डायग्राम को चेक करें विद्यार्थियों कि डायग्राम में देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। इसमें 3 कैपेसिटर फिर से दिखाए गए हैं। तो कैपेसिटर नंबर 1 C1 के फॉर्म में, 2 C2 फॉर्म में, C3 के फॉर्म में। तीनों की प्लेटें देखें। पहले कैपेसिटर की प्लेटें ये आपका P1 P2 के फॉर्म में, दूसरा कैपेसिटर इसकी प्लेटें आपने दिखा दी हैं ये P1 P2 के फॉर्म में, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो उसकी प्लेटें
P1 P2 के फॉर्म में। समांतर क्रम का सीधा मतलब है कि तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं उनको आप किसी एक पॉइंट से जोड़ दें। तो P1 को, तीनों की P1 को मैं बिंदु ए पे ले जाता हूँ इस प्रकार से, और तीनों की दूसरी प्लेटों को मैं बिंदु बी पे ले जाता हूँ इस प्रकार से। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिंदु ए यहाँ पे एक बन जाएगा और बिंदु बी आप यहाँ दिखा सकते हैं, दिस इज पॉइंट बी। और फिर हमेशा की तरह से हम लोग जो है बिंदु ए को जो है बाहर से धन आवेश प्लस क्यू प्रदान करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सेट पॉइंट ए विद अ चार्ज ऑफ क्यू। तो ऐसा करने का मतलब है कि अब ये जो आवेश क्यू होगा, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये जो आवेश क्यू होगा वो आगे चल के बट जाएगा तीनों में। क्यू विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1, Q2, Q3। आवेश का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण यहाँ पे हो जाना है। और प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वजह से तीनों प्लेटों, तीनों संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं, मतलब C1 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q1, C2 दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 और C3 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इन सभी का जो धन आवेश बनेगा तीनों संधारित्रों का बाहर की ओर, वो धन आवेश पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाता है, जिससे ग्राउंडेड। जमीन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या आ जाएगा, वो निरावेशित हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना विद्यार्थियों की ए और बी पॉइंट आपने देख लिया है, ए और बी के बीच का जो कुल विभव है हमने बी मान लिया है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि समांतर जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान अलग अलग और विभवांतर जो है प्रत्येक स्थान पर एक समान होगा। अब चूँकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से जो विभवांतर बनने वाला है तीनों प्लेटों के अक्रॉस वो सेम होना चाहिए। तो ये तो डायग्राम हो गया है। अब आप आगे आ जाएं, इसकी जल्दी थ्योरी एक बार समझ लें विद्यार्थियों। मैं थ्योरी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि बहुत दिक्कत ना आने पाए। तो थ्योरी कुछ विशेष नहीं, जो आपने अभी इसके पहले देखा हुआ था, थ्योरी सब कुछ वही है। तो मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ, इसको आपको समझ लें, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा बाद में। तो यहाँ देखिए 3 संधारित्र दिखाए गए हैं जिनकी धारिताएँ क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। ओके, समांतर क्रम में जोड़ना है, ए और बी के बीच में जोड़ा गया है। ओके, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को जो है बिंदु ए के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया गया है और दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ के ज़मीन से जोड़ा गया है, ये भी ठीक है। अब आप वैद्युत स्रोत के द्वारा बिंदु ए को धनावेश प्लस क्यू देते हैं। ये धनावेश जो है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। और बटने के बाद अंदर की ओर मैंने पहले पर Q1, फिर दूसरे पर Q2, C3 और C3 पर Q3 ये आवेश दिखा दिया है, अभी आपने देखा। और फाइनली यही आवेश अपोजिट क्रम में उनकी दूसरी प्लेटों पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो कैपेसिटर आपने देखा C1, C2 और C3, इन पर क्रमशः Q1, Q2 और Q3 ये आवेश उत्पन्न हो जाना है। ओके, तो विद्यार्थियों ये आपने देखा कि किस प्रकार से तीनों संधारित्रों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब हमें इसका तुल्य मान निकालना है, तुल्य धारिता का मान निकाल लेना है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं विद्यार्थियों डायग्राम को, और डायग्राम के पहले मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊं। तो डायग्राम को एक बार फिर से चेक करें विद्यार्थियों। ये आपका पहला कैपेसिटर था, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। 3 संधारित्र आपके हो गए हैं। आवेश आपको मालूम कि यहाँ पे आपने आवेश दिया है, माना है Q1, यहाँ पे आपने आवेश माना है Q2, यहाँ पे आवेश माना है Q3। तो निश्चित रूप से जब आप Q1 निकालते हैं तो Q1 बराबर C1V। V का मान नहीं बदलना है क्योंकि V का मतलब है विभवांतर,
और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है समांतर क्रम में यदि आप चीज़ों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे विभवांतर समान होगा। तो Q2 का मान C2 भी हो जाएगा, Q3 का मान C3 भी हो जाएगा। अब आपको कुल आवेश निकाल लेना है, तो कुल आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप ये दिखा देंगे और ये दिखाने के बाद तीनों मान रख देना है, V कॉमन निकाल के ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है कि तीनों कैपेसिटर्स के स्थान पे एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है जिसको अगर आप Q आवेश देते हैं तो विभवांतर V बन जाता है। ओके, आवेश Q देने पर विभवांतर V उत्पन्न हो जाना चाहिए। एक फॉर्मूला Q बराबर C इंटू V बन जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड के फॉर्म में है ये। ओके, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आपको 1 और 2 को कंपेयर कर लेना है। ध्यान देंगे विद्यार्थी, इक्वेशन नंबर 1 इस प्रकार से है Q का फॉर्मूला, और इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगा Q के रूप में। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। और कंपेयर करने का मतलब है कि 1 और 2 जब कंपेयर किए जाएंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस वी कैन गेट द रिजल्ट इन दिस फॉर्म। चेक कर लें विद्यार्थी कि Q यहाँ भी था, Q यहाँ भी था, तो V इंटू सी इक्वल टू ये बन जाएगा। और ऐसा करने पर जो आपका दोनों पक्षों में V है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कड़े आना चाहिए। और ये जो रिजल्ट है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका निष्कर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त कर चुके हैं। और ये निष्कर्ष C का फार्मूला बाकी C1, C2, C3 पदों में है। तो समांतर क्रम में जोड़े गए संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है उन सभी धारिताओं के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। इसका सीधा मतलब है कि आप ऐसे कॉम्बिनेशन के द्वारा धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक धारिता मान लीजिए 5 माइक्रो फैरेड है, एक है 3 माइक्रो फैरेड और एक है 2 माइक्रो फैरेड। ओके, अगर इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ समांतर क्रम में तो ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, तो कुल C का मान हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, 5, 3, 2 मतलब 10 माइक्रो फैरेड। तो निश्चित रूप से समांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात आप धारिताओं के मान को बढ़ा सकते हैं, और ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कुछ और भी देखिए निष्कर्ष बताए गए हैं कि अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है कैपेसिटर्स को तो उसके लिए विभवांतर का मान आपको समान रखना है हमेशा। द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम ऑलवेज। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जो आवेश होगा वो आवेश का वितरण हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। देखिए नंबर 2 दिखाया गया है कि जो कुल आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के फॉर्म में बन जाएगा। और नंबर 3 जो है संधारित्रों पर जो अलग अलग आवेश होगा वो धारिताओं के अनुपात में होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो आवेश का Q बराबर C इंटू V। ओके, तो अगर कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग है तो उनका जो चार्ज होगा वो भी डिफरेंट हो जाना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 देखिए शो किया गया है कि समांतर संयोजन का प्रयोग तब करेंगे जबकि अधिक धारिता की आवश्यकता होती है, क्योंकि निश्चित रूप से आप धारिता के मान को बढ़ा पाते हैं। तो विद्यार्थी ये एक टॉपिक था आपका समांतर संयोजन का, और इसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप इसका क्वेश्चन समझ लें, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो पहले तो किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है पहले आपको ये बताना है, और उसके बाद इसके भीतर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो कि आप यहाँ देख पाते हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में अक्सर इसका जो निगमन
प्रूफ के रूप में, मतलब प्रूफ आ जाता है, या फिर इस पे जो है न्यूमेरिकल्स, इसके जो आंशिक प्रश्न हैं न्यूमेरिकल्स, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टार्ट है। तो पहले हम लोग संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है पहले ये बताना है, उसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की। तो आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को आवेशित करते हैं तो जो जितना कार्य आपको करना पड़ेगा, यही कार्य उस कैपेसिटर में एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। और निश्चित रूप से जब आप किसी कैपेसिटर को किसी प्रतिरोध तार से जोड़ते हैं, ओके, तो आवेश का जो प्रवाह होगा, आवेश का जो फ्लो होगा, वो उस तार में होता है, जिससे वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा ऊष्मा के रूप में शो होती है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होने लगती है। तो ये आपको थ्योरी इतना दिखा देना है पहले, यू हैव टू शो द थ्योरी इन दिस फॉर्म, एंड आफ्टर दैट वी कम टू द प्रूफ। तो प्रूफ के लिए ध्यान दें कि पहले एक कैपेसिटेंस सी का कोई कैपेसिटर है, इसको आपको आवेशित करना है। ओके, किसी क्षण इसका आवेश मैंने मान लिया है Q1 और विभवांतर मान लिया है V1। आवेश देने का मतलब है कि प्लेटों के सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाना है। विभवांतर का फॉर्मूला V1 = Q/C दिखाया गया है। तो इस पर ध्यान दें पहले। ओके, आपने पहले V1 का फॉर्मूला दिखा दिया है, V1 = Q/C। अब आपको कैपेसिटर को एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश, बहुत छोटा आवेश मतलब dq अगर प्रदान करना है तो किया गया कार्य W निकाल लेना है। और W का मतलब देखिए ऊपर आपको बताया गया W जो है वही कार्य है, यही कार्य जो है उस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में संचित स्थितिज ऊर्जा भी होती है, U। ओके, तो फिर से मैं फॉर्मूला आपको रिमाइंड कराता हूँ विद्यार्थियों, आपने फॉर्मूला V पढ़ा है W/Q, ध्यान देंगे। ओके, V अब यहाँ जो W है वो ऊर्जा के फॉर्म में है, U दिखा दिया है /Q। तो U का जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देंगे, U का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Q/V। U का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Q/V। तो इस प्रकार से आपको अब ध्यान देना है कि आप जो चूँकि बहुत ही सूक्ष्म आवेश आप देने वाले हैं, और इस सूक्ष्म आवेश की वजह से जो कार्य होगा या फिर संचित ऊर्जा होगी वो भी काफ़ी सूक्ष्म होनी चाहिए। आपको du निकाल लेना है। du का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया आपको, V1 × dq। V1 का मान Q/C दिखाया गया है, तो Q/C का मान यहाँ शो कर देना है dq। ये तो एक सूक्ष्म कार्य या फिर सूक्ष्म संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया है विद्यार्थियों। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस कड़ी में जब आपको संधारित्र को आवेश देना है 0 से Q तक, ओके, कहाँ से कहाँ, 0 से Q, तो कुल कितनी ऊर्जा संचित होने वाली है। तो कुल का मतलब होता है समाकलन। गणित आ गया, देखिए मैथ्स आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं। समाकलन, इंटीग्रेशन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समाकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। और अब मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर लूँ क्योंकि ये मेन स्टेप है, कैलकुलेशन आपको भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर जो ऊर्जा निकालनी है तो du दिखाया गया था। du जो होता है ये, इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो ये u बनता है।
क्योंकि ये जो लिखा है ये समाकलन है, ये आपका समाकलन है, और ये जो लिखा है ये अवकलन है। तो इस प्रकार से ये जो समाकलन है और ये जो आपका अवकलन है, अगर दोनों मिलेगा तो ये केवल फंक्शन बन जाता है, फलन बचेगा, बाकी मान समाकलन अवकलन अपने आप हट जाएगा। तो देखें विद्यार्थियों, आप फॉर्मूले में देखें कि ये जो आपका u निकाला गया है, समाकलन दिखा दिया है। आवेश आपको दिखाना है 0 से q तक का, ओके, 0 से q का दिखाना है। और ये आपका फॉर्मूला देखिए u का बन जाएगा q1/c dq। ये लिमिट दिखाई गई है, लिमिट आपका 0 से q है, ओके। 0 है लोअर लिमिट और q है अपर लिमिट। उसके बाद u का फॉर्मूला देखिए चल रहा है, u=1/c को बाहर कर लिया है। ये आपका स्टेप बन जाएगा समाकलन 0 to q, 0 से q दिखा दिया है, q1 dq, ओके। q1 dq लिखा हुआ है, और आपको q1 का समाकलन कर लेना है। तो q1 का समाकलन कैसे होना है, क्योंकि देखें ध्यान दें विद्यार्थी, यहाँ पे फंक्शन q के फॉर्म में है और हम लोग dq मतलब q के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला देखिए समाकलन का, मैंने पहले भी आपको हिंट किया हुआ था, ये फॉर्मूला देखिए शो किया गया है। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि x की पावर n ये ऑपरेटर है dx, अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 पावर में, और नीचे दिखाना है n+1। वही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है, इसको आप यूज कर लेना है। और यूज करने के बाद आप q1² के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि q1 का मतलब पावर इसमें 1 लगी है, 1 में अगर जोड़ते हैं 1 तो ये 2 हो जाएगा, और 2 दिखा दिया नीचे। तो इस प्रकार से ये देखिए फॉर्मूला निकल पाते हैं हम लोग, u दिस इज 1/2c और ये q²। लिमिट लगा दिया विद्यार्थियों, ये देखिए लिमिट कैसे लगाना है। पहले q1 को आप q लिखेंगे और फिर q1 को आपको लिखना है 0, तो q²/0 -0 हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला निकलता है वो q²/2c बन जाता है, इतना जूल, ओके। अब आप चूँकि जानते हैं कि q का जो बेसिक फार्मूला है q बराबर होता है c×v, तो यहाँ पे cv का स्क्वायर किया गया है, एक c यहाँ से कटेगा और ये बनाएगा 1/2cv², इतना जूल। तो एक फॉर्म देखिए विद्यार्थी ये हो जाएगा 12cv², एक फार्मूला ये बन जाएगा, एक फार्मूला ये बन जाएगा, सब एक ही फार्मूले हैं ये। तो निष्कर्ष को मिला के ये बनना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर u का फार्मूला 1/2cv² के फॉर्म में निकालने को आता है, और इस पर सवाल भी खूब आते हैं। किसी भी कैपेसिटर की धारिता दी जाएगी माइक्रोफैराड में या पिकोफैराड में दे देगा, ठीक है ना, माइक्रोफैराड में या फिर पिकोफैराड में। पहले विभवांतर कुछ था, बाद में विभवांतर कुछ हो गया। पहले मान लीजिए 20 वोल्ट था, बाद में 40 वोल्ट हो गया है, कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे और इस फार्मूले के द्वारा आप यू का मान निकाल सकते हैं। पिको फैरेड को -12 में और माइक्रो -6 को -6 में कन्वर्ट करने के बाद इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसके हिसाब से जो आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा यू होती है वो निश्चित रूप से प्लेटों के बीच जो स्थित माध्यम होगा, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम जो आपके यहाँ बनता है उसमें उत्पन्न वाली क्षेत्र ई में मौजूद रहती है, ठीक है, ओके। आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा यू होती है प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड ई के रूप में विद्यमान रहती है। तो ये एक प्रूफ हो गया है, जस्ट मेमोराइज इट एंड दिस इज द लास्ट प्रूफ टुडे फॉर टुडे। उसी कड़ी में देखिए विद्यार्थियों आपका ये है। अब आपको यहाँ पे किसी
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर संचित ऊर्जा फिर से निकाल लेनी है। और एकांक आयतन देखिए शब्द इस्तेमाल किया गया है एकांक आयतन के लिए। तो बोर्ड में अक्सर देखिए विद्यार्थी प्रूफ जो है या तो जो भी आपने पढ़ा था पीछे हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में वो पूछ लेता है, या फिर एक ऊर्जा घनत्व का बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है U, स्मॉल u दिखा दें, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E स्क्वायर। हम लोग का प्रूफ ये बनने वाला है। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकालने को आता है, तो ये प्रूफ अभी चलने वाला है। हेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी U ऑफ एनी चार्ज कैपेसिटर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ते रहेंगे और अभी हम लोग इसका जो है प्रूफ वो देखने वाले हैं विद्यार्थियों। वी आर गोइंग टू चेक द प्रूफ हेयर। तो लेट अस स्टार्ट। आवेशित संधारित्र की एनर्जी डेंसिटी, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व आपको ये निकालना है। तो फिर से एक जो लैंग्वेज पीछे बनाई गई थी विद्यार्थियों वो आपको फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी। और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब आप किसी भी कैपेसिटर को अगर आप आवेशित करते हैं तो उस कैपेसिटर के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच के आयतन में एक वैद्युत क्षेत्र या ई के रूप में स्टोर होगा। ओके, और यहाँ पे हमें यही काम करना है कि संधारित्र के एकांक आयतन मतलब प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, जो कि हमें ऊर्जा घनत्व के नाम से बताया गया है, वो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, ऊर्जा घनत्व हमें निकाल देना है। तो टॉपिक को फिर से हेडिंग का जो फॉर्म इसको आप समझ लें विद्यार्थियों, और समझने के बाद प्रूफ में आते हैं और चेक करते हैं क्या क्या इसमें दिखाया गया है। तो अगेन वी आर टेकिंग अ प्रूफ हेयर इन दिस फॉर्म। वी आर टेकिंग अ कैपेसिटर। आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र लेनी है। प्लेटों का क्षेत्रफल इसका ए शो कर देना है। प्लेटों के बीच की दूरी हमको डी मान लेना है। अब प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो कोई के परावर्तांक से भरा हुआ है, और निश्चित रूप से प्लेटों के बीच का जो स्थान होगा उसके में एक विभवांतर बी स्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो इस कड़ी में जो हम लोग का पूर्व ज्ञान है विद्यार्थियों, पहले का ज्ञान आप पीछे पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C = K A ε0/d, उसी फॉर्म के यहाँ दिखाया गया है। धारिता का फॉर्मूला यहाँ शो किया गया है। अब आपको ऊर्जा का फॉर्मूला भी ठीक पीछे बताया गया था, U = ½ CV²। U का फॉर्मूला देखिए ये ½ CV² के फॉर्म में दिखाया गया है। ये C का मान आप जब यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे तो आप ये फॉर्म जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, पहले आपको C का फॉर्मूला यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद U का फॉर्मूला जो आपने प्रूफ पढ़ा है ½ CV² के फॉर्म में 1/2 CV² के फॉर्म में। अब यहाँ से C का जो मान था वो यहाँ पे रख दिया है, तो इस फॉर्म में जो है U का मान निकल आता है। दैट इज U = 1/2 ε0 K। एक बार मैं इसको फिर लिखता हूँ, U = 1/2 ε0 K A B²/d, इतना जूल, ठीक है। इस फॉर्म में ये निकल रहा है U का फॉर्मूला।
अब हमें चूँकि निकालना है ऊर्जा घनत्व निकालना है। और एक चीज़ आप समझ लें विद्यार्थियों कि जो आप इस कंडीशन में जबकि आप बात करते हैं समांतर प्लेट कैपेसिटर की, तो इसमें जो आयतन होता है B=A/d होता है। आयतन का जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है वो है क्षेत्रफल गुणे कोई एक लेंथ, तो A/d कर लिया गया है मीटर क्यूब में। अब आपको निकालना है ऊर्जा घनत्व, क्यों निकाल लेना है, तो ये ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये जो फॉर्म आप ऊपर दिखा चुके हैं विद्यार्थियों, U= इतना, तो यहाँ से आपको V को नीचे ले जाना है। U और V एक साथ कर लेंगे, देखिए U ऊपर है V नीचे है। यही जो फॉर्म बनता है U/V1, जैसे मान लिया तो इसको U लिखेंगे, स्मॉल u, मतलब ऊर्जा घनत्व। ओके, ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि V1 का फॉर्मूला A/d दिखाया गया है, तो A/d के फॉर्म में लिख दिया है, वो भी ठीक है। तो ऐसा करने पर D के साथ में हो जाएंगे, और यहाँ पे A का मान A से कैंसिल हो जाएगा। 1/2 ε0 K V/d का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और चूँकि विद्यार्थी आप जानते हैं कि V/d का जो मान होता है, V/d विभवांतर और प्लेटों के बीच का जो अनुपात गैपिंग होता है उसको हम लोग E कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो फॉर्मूला बनता है U का फॉर्मूला, ओके, तो यहाँ जो फॉर्मूला ये हम लोग देख पाते हैं वो फॉर्मूला किसका है, वो फॉर्मूला U का हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि V/d जो होता है वो होता है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहाँ जो V/d दिखाई पड़ रहा है इसको आप E लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो U का फॉर्मूला बन गया है 1/2 K E²। ओके, अब आप इसको यदि मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वायु अथवा निर्वात का है, तो निश्चित रूप से जो K का मान वो 1 दिखा देना है। ओके, K का मान अगर 1 है तो U= ये बन जाएगा 1/2 K, यहाँ से हट जाएगा, और ये बन जाएगा ε0 × E²। ठीक है, इतना जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आप निकालें ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का सीधा मतलब है कि U= U/V, ओके, जूल प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ कर लिया है। आपने अभी सीख लिया है आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ओके, तो ये था आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। तो ये प्रूफ आपको तैयार कर लेना है। और उसके पहले जो प्रूफ आपका था U= ½ CV², वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके सवाल मैं बाद में अगले वीडियो में बनाऊँगा। हालांकि भी एक टॉपिक शेष है, ये आपका वान डे ग्राफ जनरेटर। अब चूँकि टाइम कुछ कम है तो मैं इसको अलग से एक टॉपिक बना दूंगा, केवल वान डे ग्राफ जनरेटर का ही। ठीक है, तो तब तक आप लोग इन टॉपिक्स को जो बताए गए हैं इसको पढ़ते रहिए, प्रूफ वगैरह। ये जो टॉपिक है ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप लोग इन सभी टॉपिक्स को गौर से देख लें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।